हाय एवरीवन, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक कुलकर्णी की क्लासेस से। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर को एंड हमने ऑलरेडी गैमेटोजेनेसिस तक जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे आज का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लास 12 का है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिससे कई क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है जिसमें इवेंट्स होते हैं मेंस्ट्रुएशन के तब तक जब तक कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं आ जाता। ओके, तो ये क्या है? साइकिल ऑफ इवेंट्स फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन। ओके, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट, साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम one mensuration till next one। ओके, इसमें जो है कई इवेंट्स होते हैं, कई चेंजेस होते हैं ओवरी में एंड आपके यूट्रस में। ठीक है, तो हम वो आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, सबसे पहले कब ये शुरू होती है फीमेल में वो हम देख लेते हैं। जब ह्यूमन बीइंग में जब फीमेल जो है प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, दैट इज अराउंड 13 to 14 ईयर्स। ओके, कई कबार क्या होता है कि ये साइकिल जो है जल्दी शुरू हो जाती है, कई कबार ऐसा होता है कि 8 एज से ही जो है आगे जो फीमेल होगी तो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल एवरेज एज जो है किसी फीमेल की जिसमें कि पहली बार किसी फीमेल को पीरियड आता है वो है 13 to 14 ईयर्स। ओके, और जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को पीरियड आता है तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? मेनार्की। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे begins at the age of puberty, begins at puberty। स्टार्ट को हम क्या कहते हैं? मेनार्की। ओके, ये कब शुरू होता है? अराउंड 13 to 14 ईयर्स। ओके, और जब किसी फीमेल में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एक स्टेज पे पहुंचती है जिसे हम कहते हैं मेनोपॉज। ओके, और वो एज जो होती है फीमेल की वो होती है अराउंड 50। ओके, किसी में जल्दी भी आ जाता है तो किसी में अराउंड 50 आता है। ओके, तो जब स्टॉप होगा, स्टॉप कब होगा? क्या कहते हैं? मेनोपॉज। ओके, अराउंड 50 ईयर्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब हम बात करते हैं मेल की, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो जब तक जिंदा है तब तक स्पर्म्स बनाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो पहले ही डेवलप हो जाते हैं जब वो फीमेल क्या होती है? फीटस होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसकी हो रही है। ठीक है, और जब बर्थ ले लेगी उसके बाद ना ही कोई नए फॉलिकल्स बनते हैं और ना ही कोई ऐड हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तो जो फॉलिकल्स होते हैं जो कि मिलियंस में बने थे वो डीजेनरेट होकर बचते हैं कुछ 60 to 80 के। ओके, और हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम देखें तो 5 से 6 जो आपके फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होना शुरू होते हैं। ठीक है, और उन 5 से 6 फॉलिकल में से भी एक ही ऐसा फॉलिकल होगा जो मैच्योर होगा। ओके, और बाकी जो हो रहे थे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। तो आप देखिए कि इतने सालों में अगर कोई फीमेल जो है हर मंथ वो कर रही है, पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसकी हो रही है, तो वहां पर फिर फॉलिकल्स बहुत कम है। ठीक है, इन दी एंड कुछ 50 साल के बाद जो है फॉलिकल्स खत्म हो जाएंगे, पीरियड्स नहीं आएंगे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? एक फीमेल जो है 50 ईयर्स के बाद इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब कि अब वहां पर वो बेबीज जो है पैदा नहीं कर पाएगी। ओके, लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता है। मेल में जब तक वो जिंदा है तब तक स्पर्म्स बनते रहते हैं। ठीक है, ओके, इसीलिए मेनोपॉज आता है अराउंड 50 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है किसी फीमेल के अंदर ह्यूमन बीइंग की, तो ड्यूरेशन होती है अराउंड 28 to 29 डेज, मतलब हर 28 और 29 डेज के बाद एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1
28 29 डेज, ठीक है। इसके बाद जो है एक नई मेंस्ट्रुएशन शुरू होगी, मतलब एक नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी, ठीक है। तो अब हम जो है देखेंगे कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे फॉलिकल्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, कौन से हार्मोन्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोन्स ही है जो इसी चीज को स्टिमुलेट करेंगे, ओके, जिससे चीजें बनेंगी, जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, ठीक है। तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो जिस तरह से मेल में हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो गोनाडोट्रोफिन जो आपका रिलीजिंग हार्मोन है वो सिक्रीट कर रहा था, तो फीमेल के केस में भी क्या होगा, सेम आपका जो हार्मोन है वो रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो जाकर कहाँ पर काम करेगा, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर, ओके। और वो दो हार्मोन्स रिलीज करता है, एलएच एंड एफएसएच। तो फीमेल के केस में भी दोनों सिक्रीट होंगे, जैसे कि एलएच एंड एफएसएच मेल के केस में कहां पर जाकर काम कर रहा था, लीडिंग सेल एंड सर्टोली सेल्स, यहां पर ये जाकर ओवरी के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर लिखते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने रिलीज किया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, सिक्रीट किया, ठीक है। ये जो हार्मोन है ये पहले पहले भी जो है फीमेल एंड मेल में क्या होता है, सिक्रीट होता है, लेकिन जब वो प्यूबर्टी की एज पर पहुंचते हैं तो वो उस टाइम पर इंक्रीज्ड अमाउंट में हाइपोथैलेमस सिक्रीशन करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन की, ओके। ओके, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन आया, वो जाकर किसके ऊपर काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पर क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर जो होता है वहां पर हॉर्मोन्स है जो वो स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए किसके ऊपर जाकर काम करेगा, एंटीरियर के ऊपर। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, एक्ट्स ऑन, ठीक है, ये आगे जाकर दो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज एलएच एंड एफएसएच, ठीक है, सिंथेसाइज एंड सेक्रीट, ओके। ये क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ये क्या है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ओके। अब ये जो एलएच एंड एफएसएच जो आपके सिक्रीट हुए हैं वो जाकर कहां पर काम करेंगे, ओवरी के अंदर जाकर काम करेंगे, ठीक है। अब हम जो है एक ओवरी बना लेते हैं, ठीक है, ये आपकी एक ओवरी आ गई, ओके। इसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स आएंगी इस तरह से, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इन्हीं के थ्रू हॉर्मोन्स जो है पहुंचेंगे कहां पर, ओवरी के अंदर, ठीक है, ओके। तो यहां पर आ गया हमारा LH एंड FSH। अब जो LH एंड FSH है इसका काम ये है कि ये फॉलिकल जो बन रहे हैं उनको स्टिमुलेट करेगा, उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, जो डेवलपिंग फॉलिकल थे अब वो मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने oogenesis में देखा था, वैसे तो मैंने पूरी जो फॉलिकल बनने की आपकी प्रोसेस है वो पहले ही बता दी है, लेकिन आपको फिर से बताऊंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमरी ऊ साइट था, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है, ये जो आपकी स्टेज होती है प्राइमरी ऊ साइट, यहाँ पर आकर सारी जो मियोसिस 1 है वो थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पीरियड पे आ जाती है, ठीक है। और जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी की एज पे आएगी, बर्थ होगा, चाइल्डहुड होगा, उसके बाद प्यूबर्टी आएगी, तब ये कंटिन्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी oocyte आया, ठीक है, ओके। और प्राइमरी oocyte के बाहर हमारे पास अगर ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ जाए, ठीक है, तो ये बन जाता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल, ओके। अब ग्रेन्युलोसा सेल का काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है,
ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर ना ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, किसके? एस्ट्रोजन के। ठीक है, क्या होगा ग्रेन्युलोसा सेल के अंदर? स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। ठीक है, कहां से सेक्रेट हो रहा है एस्ट्रोजन? आपके जो फॉलिकल्स बने हैं, ठीक है, वहां से सेक्रेट होगा। ठीक है, और जैसे ही अब अगर मैं इसके ऊपर 3-4 और जो है लेयर बना दूं, यहां पर क्या होता है? और ज्यादा जो है लेयर आ जाती है ग्रेन्युलोसा सेल की। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि सेकेंडरी एंड जो आपका प्राइमरी फॉलिकल होता है, इसके अंदर जो oocyte होगा वो कौन सा होगा? प्राइमरी oocyte होगा। ठीक है, क्योंकि अभी म्योसिस 1 जो है कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, ओके, ये आपका कौन सा आ गया? सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। ओके, और ये क्या है? प्राइमरी oocyte है। ठीक है, और अब इस स्टेज पर जो है मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया तो मियोसिस कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस 1 कंप्लीट होगी एंड हमारे पास आ जाएगा और ज्यादा लेयर जो है ग्रेन्युलोसा सेल की बनेगी, न्यू थीका बन जाएंगे। ठीक है, ओके, जिससे कि क्या होगा? हमारे पास टर्शरी फॉलिकल बनेगा, जो कि काफी डिफरेंट होता है। अगर हम देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सा टर्शरी आपका फॉलिकल है, क्योंकि इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि म्योसिस 1 अगर कंप्लीट हो गई है तो प्राइमरी oocyte से अब ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग जो होती है, कवरिंग होती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ओके, इसके बाहर इस तरह से एक मिनट, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक है, इसके साथ एक पोलर बॉडी भी बनेगी, हमने देखा था, है ना? अब जो पोलर बॉडी है ये डीजेनरेट होती है कि इसके साथ क्या होता है वो हम नहीं जानते अभी तक, लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये जो बॉडी है पोलर बॉडी, ये क्या हो जाएगी? डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? जो फॉलिकल बना है, ठीक है, उसके अंदर कैविटी होगी जो कि फिल्ड है किससे? फ्लूइड से। और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके बाहर क्या आएगा? ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ जाएगी, और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मल्टीपल लेयर्स आ जाएगी किसकी? ग्रेन्युलोसा सेल की। ठीक है, और जो थीका है वो डिवाइड हो सकता है थीका एक्सटर्ना में एंड थीका इंटरना में। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पे मैंने जैसे आपको मेंशन किया है कि काफी एक बहुत ही बड़ा फॉलिकल बनता है, बहुत सारे यहाँ पे लेयर आएंगी। ठीक है, तो यही कहीं पर जो है थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा बना है? टर्शरी फॉलिकल, एंड ये कौन सा है? सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब ये जो हमारा टर्शरी फॉलिकल बना है ये आगे जाकर क्या करेगा? मेच्योर होगा। ठीक है, किसकी वजह से? LH एंड FSH की वजह से। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास एक मेच्योर्ड
ये क्या आ गया, मैच्योर्ड फॉलिकल आ गया, जो कि क्या, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ओके, क्या हुआ, टर्शरी आपका प्राइमरी फॉलिकल बना, ठीक है, उसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ गई, फिर ऐड होती गई तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया, और सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद प्राइमरी ऊस साइड जो है मियोसिस कंप्लीट करेगा अपना वन, एंड सेकेंडरी ऊस साइड एंड एक पोलर बॉडी भी बनाएगा, ठीक है। ओके, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी ऊस साइड आएगा, और एक क्या होती है, बॉडी होती है, कौन सी कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इसको हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है। यहां पर ये जो कैविटी है ना, ये थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाता है। इस तरह से बीच में क्या है, बीच में ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर आ जाएगी, ठीक है, और ये क्या है, एंट्रम हमारी आगे थोड़ी बड़ी कैविटी अब यहाँ पर हमें मिलेगी, ठीक है। अब ये जो फॉलिकल है ये मैच्योर हो चुका है, अब ये रेडी है ओवुलेशन के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, रप्चर हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज करेगा क्या, सेकेंडरी oocyte, दैट इज ओवम। ओके, अब यहां से हम ये रप्चर हो जाएगा, रप्चर होने की वजह से जो हमारा फॉलिकल है, सॉरी सेकेंडरी oocyte है, वो बाहर आ गया, ठीक है। ये रहा, ठीक है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग भी होगी, ठीक है, और साथ में थोड़े से ग्रेन्युलोसा सेल जो है वो भी आ जाएंगे। इस तरह से, और इसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ओके, जिसमें कि ग्रेन्युलोसा सेल है सेकेंडरी oocyte के साथ, उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इस प्रोसेस को, जहां पर फॉलिकल जो है रप्चर होता है, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte या फिर ओवम, ठीक है। तो ये हमारी प्रोसेस आ गई पूरी डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर ओवुलेशन करेगा, रिलीज करेगा आपका सेकेंडरी oocyte को, एंड जब सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ तो उसके साथ ग्रेन्युलोसा सेल की एक लेयर भी चलेगी, तो उसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है। लेकिन अब पीछे कुछ ना कुछ तो बचा है ना, तो जो बचा हुआ ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म होकर बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। जिसका एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, देखो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सिक्रीट करता है हार्मोन, दो हार्मोन, ठीक है, एक होगा एस्ट्रोजन एंड दूसरा क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ओके। मैक्सिमम लेवल में जो प्रोजेस्टेरोन है वो इंक्रीज करता है, थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी साथ में मतलब रिलीज करता है, ठीक है। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम जो है ओवुलेशन हो गया, जो ओवा है, ठीक है, ओवम है, वो निकल गया है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो ये मेंटेन होगा, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा जब तक कि पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाएगी, जब तक कि प्रेगनेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो आपका
oocyte है उससे स्पर्म नहीं मिलता है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटेम है ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं पूरा प्रोसेस आपका फर्टिलाइज मेंस्ट्रुअल साइकिल का। ठीक है, इससे पहले ये देख लीजिए जो मैंने बात की थी कि जो ओवरी है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू हॉर्मोन्स आएंगे, हॉर्मोन्स काम करेंगे फॉलिकल्स को मैच्योर करने में। ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल है जिसमें की कैविटी हम अच्छे से देख पा रहे हैं। फिर जो ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक है, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा, यहाँ पर जो कैविटी है वो बड़ी होगी, रप्चर होकर ओवम निकला और जो बचा हुआ था वो बन गया कॉर्पस ल्यूटेम। ठीक है, जिसका मैंने फंक्शन आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी साइकिल के ऊपर। ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना चेंजेस आते हैं ओवरी एंड यूट्रस में। ठीक है, किसकी वजह से? जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज कर रहा है, ओवेरियन हार्मोन जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, यूट्रस में भी चेंज आएगा जब तक साइकिल चलती है, और ओवरी में भी चेंजेस आएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर यूटेरियन इवेंट्स भी हैं और ओवेरियन इवेंट्स भी हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन लेवल्स भी देखेंगे हम, और पिट्यूटरी लेवल जो है हार्मोन्स के लेवल है वो भी देखेंगे। ठीक है, जो आपकी साइकिल है वो कितने दिन की होती है? 28 या फिर 29 डेज की होती है। ठीक है, और ये डिवाइडेड है 3 फेज में। पहला आपका है मेंस्ट्रुएशन, सेकंड आपका है फॉलिकुलर फेज जिसको हम और क्या कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज। तीसरा आपका है ल्यूटियल फेज जिसको हम और क्या कहते हैं? सेक्रेटरी फेज कहते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज हमारी, मतलब नेक्स्ट आपकी साइकिल शुरू हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर पीरियड आएंगे। क्या होगा? ये देखो, मेंस्ट्रुएशन जो है इसके टाइम पर ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर होती है? एंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो थिक होती है। ठीक है, तो ये जो है शेड होना शुरू हो जाएगी, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसका मतलब जब फीमेल को फर्स्ट डे पीरियड आता है तो उस पीरियड, उस दिन से जो है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है शुरू हो जाती है और वो चलेगी अब 28 डेज तक। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है इस टाइम पर जो आपके हार्मोन के लेवल है वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर मेंस्ट्रुएशन होगी तो ब्लीडिंग होगी जो कि 1 to 5 डेज रहती है। ठीक है, मैक्सिमम लेडीज में क्या होता है? 1 to 5 डेज ब्लीडिंग होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कईयों में 6, 8, 9 डेज तक जो है ब्लीडिंग होती है और हैवी ब्लीडिंग होती है। तो बच्चों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, खासकर जो फीमेल्स हैं, ऑब्वियसली फीमेल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर आपके साथ हो रहा है या आपकी सिस्टर के साथ ऐसा हो रहा है, आपकी मदर के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन्हें बताइए कि ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कंसर्न करना चाहिए किसी अच्छे से डॉक्टर के पास, क्योंकि इतनी दिन तक ब्लीडिंग होना और हैवी ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1 to 5 डेज में ब्लीडिंग होकर अब हमारा नेक्स्ट फेज चलता है जिसे हम कहते हैं फोलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, तो फोलिकुलर फेज में और हो क्या रहा है? डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? FSH एंड LH की वजह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो LH इंक्रीज हो रहा है थोड़ा सा, और जब ओवुलेशन फॉलिकल जो है मेच्योर हो जाएगा तो FSH जो है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ क्या होता है? डिवीजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ग्रेन्युलोसाइल सेल जो है वो आ रहे हैं और आ रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखो तो सेकेंडरी फॉलिकल में कितने कम है, जब ये टर्शियरी में पहुंचे तो कितने ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल यहाँ पर आगे, मैच्योर में कितने ज्यादा है। ठीक है, तो डिवीजन ही तो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो ओवेरियन हार्मोन है वो आपका एस्ट्रोजन है। यहां तक जब तक ब्लीडिंग हो रही थी तब तक इसमें कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही फॉलिकल डेवलप होता गया तो इसके लेवल में इंक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बताया था कि जो फॉलिकुलर आपके जो फॉलिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एस्ट्रोजन के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ग्रेन्युलोसा सेल होता है उसके अंदर, तो जितना ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल होगा उतना ही ज्यादा सेक्रीशन होगा किसका? एस्ट्रोजन का। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? यहाँ पर इंक्रीज हुआ एस्ट्रोजन के लेवल में। ठीक है, और मैक्सिमम लेवल आया तो उसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि LH एंड FSH जो है वो भी एकदम से इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हुआ?
जबकि इनका काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर ये एस्ट्रोजन की वजह से हुआ। जब ये इंक्रीज हुआ तो इसने इन्हें भी इंक्रीज कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल का टूटना जरूरी है, रप्चर होना जरूरी है, क्योंकि FSH एंड LH जो है वो काम करते हैं फॉलिकल के ऊपर। तो ये इंक्रीज हुए तो उसकी वजह से मैच्योर फॉलिकल जो है रप्चर हुआ और ओवम निकल गया और ओवुलेशन हो गई। ठीक है, अब देखो जो एस्ट्रोजन का लेवल था वो डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अब जो ग्रैन्युलोसा सेल थे वो अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर जो है ग्रैन्युलोसा सेल जो बन रहे थे, जो सिक्रीशन कर रहे थे एस्ट्रोजन की, वो तो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया और स्लाइटली जो है यहाँ पर काफी ज्यादा लेवल जो है डाउन हो गया एस्ट्रोजन का। लेकिन प्रोजेस्टेरोन में कोई फर्क नहीं आया है अभी तक। अब ये जो है, ये जो आपको पीक मतलब मैक्सिमम लेवल जो है इनका दिख रहा है, इसे हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें ओव्यूलेशन करवाना है। ठीक है, जिसकी वजह से मैच्योर फॉलिकल जो है वो रप्चर होगा और सेकेंडरी oocyte निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 14 डेज तक मतलब हाफ हमारी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो लेवल है दोनों का वो भी डाउन आना शुरू हो गया और एस्ट्रोजन का लेवल भी डाउन हो गया। तो जो हमने पढ़ा था कि जो बचा हुआ रिमेनिंग मैच्योर फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉर्पस ल्यूटम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या आ गया? ल्यूटियल फेज आ गया। तो ल्यूटियल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटिनम। ठीक है, साथ में इसे हमने सिक्रीटरी फेज इसलिए कहा क्योंकि इसका काम क्या है कि ये सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम जो है वो करेगा, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है वो कौन रिलीज करता है? हमारा कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो यहाँ पर अब देखो, जो इतने टाइम से बिल्कुल फ्लैट था, अब यहाँ पर जो इसका लेवल है इंक्रीज हो गया है। ठीक है, और साथ में किसका लेवल इंक्रीज हुआ है? एस्ट्रोजन का भी लेवल जो है इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है साथ में एस्ट्रोजन भी जो है क्या करता है? रिलीज करता है, सिक्रीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप यूट्रस में चेंज देखिए, ये जो वॉल थी थिन थी, लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन जो है बनना शुरू हो गया तो ये जो वॉल है ये भी थिक होना शुरू हो गई, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? जो वॉल है उसे मेंटेन करना। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन ने क्या किया? थोड़ा सा वॉल बना दी, लेकिन अब मेंटेनेंस का काम किसका है? प्रोजेस्टेरोन का है। ठीक है, तो ये मेंटेन करेगा, थिक करता रहेगा किसे? वॉल को, एंडोमेट्रियम को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा? जो ओवुलेशन हुआ था, निकल गया हमारा ओवम। ठीक है, अब वो वेट करेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। 1-2 दिन वेट किया, स्पर्म नहीं आया, अगर तो आ गया तो फिर पूरी साइकिल जो है वहीं रुक जाएगी। ठीक है, और बेबी जो है बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पर जाके इम्प्लांटेशन होगी? यहीं पर, ये जो आपकी वॉल है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर इसे जो है स्पर्म नहीं मिलता है, ओवम को स्पर्म नहीं मिलेगा, तो जो ओवम है वो क्या कर जाएगा? डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, तो एग जो है अब हमारा नहीं रहा। तो हमने पढ़ा था कि जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो भी क्या हो जाता है? डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? ये डीजेनरेट हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन जो बन रहा था वो भी बनना बंद हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि अब जो लेवल था वो डिक्रीज हो गया दोनों का। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? जो ये मेंटेनेंस हो रही थी, प्रोजेस्टेरोन जो कर रहा था मेंटेनेंस, वो भी होना बंद हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ? ये जो वॉल है ये शेड होना शुरू हो गई। ठीक है, शेडिंग की वजह से नेक्स्ट साइकिल हमारी शुरू हो जाएगी जिसमें कि मेंस्ट्रुएशन होती है। ठीक है, और साथ में अब ये जो हॉर्मोन्स है वो भी लो हो गए। ठीक है, और ये क्या होना शुरू हो गए? इंक्रीज होना शुरू हो गए, क्योंकि अब फिर से पूरी साइकिल जो है दोबारा शुरू होगी, फिर से फॉलिकल डेवलप होंगे, फिर से ये जो है शेडिंग हो जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगी, ये डेवलप होंगे, फिर ये बनेगा, तो ये इसके लेवल इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरा टाइम जब तक जो है फीमेल जो है मेंस्ट्रुएशन करती रहेगी, ठीक है, जब तक वो फर्टाइल है, जब तक उसके पास फॉलिकल्स हैं, तब तक मेंस्ट्रुएशन होती रहेगी। और इन दी एंड जब 50 ईयर्स की वो हो जाएगी तो उसके बाद मीनोपॉज आ जाएगा और ये साइकिल पूरी रुक जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी आपकी क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी कि क्या और किससे जो है चीजें रिलेटेड हैं। ठीक है, ये एक दूसरे, ये जो चीजें हो रही हैं ये साथ साथ में हो रही हैं। ठीक है, जो ओव्यूल में, जो ओवरी में चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ साथ यूट्रस में भी चेंजेस आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। अब हम जो है नेक्स्ट करेंगे आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एंड आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, और साथ में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।